नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना मनपसंद कार्यक्रम, जहां पर हम खेती किसानी से संबंधित अलग अलग विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं और उनसे जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ भी स्टूडियो में होते हैं, जो कि आपके सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही आपकी आशंकाओं को भी दूर करते हैं और विषयों पर हम विस्तार से चर्चा भी करते हैं ताकि आपको नई नई जानकारियां भी मिल सकें। तो आज क्या विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपकी कॉल्स लेंगे, आइए जानते हैं। आज का पहला विषय फल वृक्षों के नर्सरी प्रबंधन में समसामयिक कार्य और दूसरा विषय है गेहूं की बुआई एवं उन्नत किस्में। दोनों ही विषय बहुत खास हैं इस मौसम के लिहाज से, क्योंकि गेहूं की बुआई का समय बिल्कुल आ रहा है और ये मौसम नए बागों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो अगर इनसे जुड़े कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 2 टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें, 1800113060, 1800113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो बस फोन उठाएं और जो भी आपके सवाल हो वो आप हम तक पहुंचाएं। दोनों टोल फ्री नंबर आपके लिए अगले 1 घंटे तक उपलब्ध रहेंगे। विषय के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है और आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के जो 2 मेहमान हैं उनसे। हमारे साथ डॉक्टर कन्हैया सिंह है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं फल विज्ञान एवं उद्यानिकी प्रौद्योगिकी IARI पूसा में। आप हमें फल वृक्षों की नर्सरी प्रबंधन के बारे में जानकारी देंगे और इससे जुड़े जो भी सवाल आएंगे किसानों के, उनके भी आप जवाब देंगे, वो भी लाइव। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर RS छोकर। आप हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और आपसे हम गेहूं के बारे में जानकारी लेंगे कि गेहूं की बुआई किस तरीके से की जाए, कैसे तैयारी करें हमारे किसान, उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, इन सभी बातों पर आपसे भी चर्चा होगी और साथ ही गेहूं से जुड़े जो भी सवाल होंगे उनका जवाब हम आपसे लेंगे। सर स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फल वृक्षों की नर्सरी के बारे में। तो सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में अब हॉर्टिकल्चर को लेकर काफी किसानों का रुख भी बदला है और सरकार भी इसे प्रोत्साहित बहुत कर रही है, क्योंकि इससे किसानों की आय में वृद्धि करने से मदद मिल रही है और आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। तो अभी स्थिति क्या है? वर्तमान में हम ये कहेंगे कि फलों के खास तौर से, चूंकि ये एक कैश क्रॉप है, एक मूल्यवान क्रॉप है, जिसकी वजह से कि किसान भाई यदि फलों की खेती अच्छी प्रकार से करें तो उनको एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और फल की बागवानी में हमारे नर्सरी का जो है, खास तौर से जो पौधशाला का है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए योगदान है क्योंकि ये बहुवर्षीय फसलें होती हैं, क्योंकि एक बार हम जब लगाते हैं पौधों को तो कम से कम 20 से 25 साल तक के पौधे जो है एक जगह पे रह के पैदावार देते रहते हैं। यदि शुरू में ही यदि हमको गलत पौधे मिल गए या गलत रोपण हो गया तो जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फलों के वृक्षों की बात करें, देखिए इनकी आयु भी लंबी होती है और कुछ जो फल होते हैं वो तो चलो कुछ एक ऐसे फल हैं जिनमें हम साल भर में फल ले लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो फल होते हैं 3 से 4 साल का उसमें वक्त लग जाता है और इतने साल बाद उनको पोषने के बाद, उनका पोषण करने के बाद, इंतजार करने के बाद आपको पता चले कि आपने सही पौधे नहीं लिए या फिर अच्छी किस्म नहीं ली, आपके क्षेत्र के अनुसार वो किस्म नहीं है, उस वक्त किसान बहुत ठगा हुआ महसूस करता है, बहुत निराशा होती है। तो ये गलती ना हो जब भी आप नए बाग लगाएं या फिर उनकी नर्सरी तैयार करें, यही हमारा मकसद है और इसी को आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको समझाएंगे और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आइए देखते हैं रिपोर्ट जिसमें जो बाग हैं या फिर फल वृक्ष उनसे जुड़ी तमाम जानकारियां हैं। इस महीने किसान कई फलों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। साथ ही नर्सरी का प्रबंधन भी जरूरी है। केले की बात करें तो इसके लिए तलवार की शक्ल के अंतः भूस्तारी अच्छे माने जाते हैं। अंतः भूस्तारियों को रोग मुक्त मात्र पौधों से ही चयनित करें। केले में फ्यूजेरियम लानी रोग से बचाव के लिए 0.2% कार्बेंडाजिम के घोल में छिले हुए भूस्तारियों को 15 से 20 मिनट तक डुबो कर रखें। उपचारित पौधों को रात भर छाए में रखें और अगले दिन रोपण करें। वहीं इस महीने मैदानी इलाकों में पपीते की पौध तैयार कर सकते हैं। पपीते की अच्छी किस्मों के बीज चुनें और उन्हें किसी कवकनाशी से उपचारित करें। उपचारित बीजों को ऊंची उठी हुई क्यारियों में बोना चाहिए। पौधशाला में बीजों या पौधों को आर्द्र पतन रोग से बचाने के लिए क्यारियों को बुआई से 15 दिन पहले ही 2.5% फॉर्मेल्डिहाइड के घोल से उपचारित करें और इसके 48 घंटे बाद पॉलीथीन से ढककर कीटाणु रहित कर लें।
अमरूद की बात करें तो बूटी या कलम से तैयार अमरूद के पौधों को मृदा गेंद के साथ पहले से खुदे गड्ढों के बीचों बीच रोपित करें। रोपित पौधों को तुरंत सिंचित करना चाहिए। इसके बाद तीसरे दिन और फिर हर 10 दिनों के अंतराल पर यह जरूरत के हिसाब से पानी देना चाहिए। स्ट्रॉबेरी की बात करें तो इस महीने पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए जा सकते हैं। अगर जरूरत के हिसाब से बरसात न हो तो क्यारियों में पानी की उचित व्यवस्था करें। जिन किसानों ने पहले से ही फल वृक्षों के लिए नर्सरी लगा रखी है वो नर्सरी में पानी जमा न होने दें। साथ ही खरपतवार को भी समय समय पर साफ करते रहें। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो वृक्षों के बाग हैं उनको लेकर आप सावधानी बरतें, कैसे चुनाव करें, इन तमाम बातों पर हमने अभी रिपोर्ट दिखाई। और इससे जुड़े अगर आपके कोई का सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बता चुके हैं और साथ ही साथ स्क्रीन पर फ्लैश भी करते रहेंगे। और हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर छोकर जी भी हैं, उनसे आइए हम बात करते हैं। सर, गेहूँ का भी समय आ गया है और बहुत सारे क्षेत्र में किसान बस बिल्कुल तैयारी में, बीज भी मेरे ख्याल से इकट्ठे कर लिए होंगे, वैरायटी के बारे में हो सकता है कुछ किसान सोच रहे हो, तो अभी हमारे किसानों को क्या बताना चाहेंगे इस समय? देखिए, अभी जो गेहूं का जो अभी मौसम चल रहा है, बिजाई के लिए बहुत अनुकूल मौसम है। खासकर अगर हम उत्तर पर्वतीय क्षेत्र लें या उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और राजस्थान का कुछ भाग आता है इसमें, और जो उत्तराखंड का इसमें भी जो तराई क्षेत्र है ये क्षेत्र आ जाता है। क्योंकि जो गेहूं का बिजाई का समय होता है और लगभग जब तापमान 21 से 25 डिग्री के आसपास रहता है तो गेहूं के बिजाई के लिए काफी अनुकूल रहता है। और हम औसत तापमान देखें तो अब ये काफी अनुकूल आ गया है। और अगर हम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लगे तो किसान भाइयों ने बिजाई करना शुरू कर दिया है। तो किसान भाई खासकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में है, इसमें बिजाई कर सकते हैं। और पूरा भारतवर्ष को हम देखें तो जो नवंबर का पहला पखवाड़ा है 1 से 15 नवंबर, ये काफी अनुकूल मौसम इसमें रहता है गेहूं बिजाई करने के लिए। और जितना जल्दी किसान भाई समय से बिजाई कर लेंगे उतनी अच्छी पैदावार ले लेंगे किसान भाई। बिल्कुल, तो चलिए इससे जुड़ी हम रिपोर्ट देख लेते हैं अभी। गेहूं एक प्रमुख रबी फसल है। विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में गेहूं की खेती भारत में ही होती है। इसकी उपज लगातार बढ़ रही है। ये वृद्धि गेहूं की उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक विधियों से हो रही है। उन्नत किस्मों की बात करें तो DBW 222 गेहूं की एक प्रमुख किस्म है जिसे करण नरेंद्र भी कहते हैं। सिंचित अवस्था में इसकी बुआई पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में करना किसानों के लिए फायदेमंद है। DBW 187 जिसे करण वंदना भी कहते हैं, गेहूं की ये किस्म 148 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। DBW 252 और DBW 47 भी गेहूं की प्रमुख किस्में हैं जिनकी समय पर बुआई कर किसान अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। किस्मों का चयन क्षेत्रीय अनुकूलता और समय विशेष के अनुसार करें। गेहूं की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं पड़ती है। सूखा या जलवायु परिवर्तन इसकी पैदावार को काफी प्रभावित करते हैं। ऐसे में अच्छी उपज के लिए मौसम की अहम भूमिका होती है। वैसे उन इलाकों में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है जहां गेहूं के बढ़ने के समय मौसम ठंडा और नम हो, जबकि फसल पकने और कटाई के समय मौसम सूखा और गर्म हो। इसके बीज के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। साथ ही इसकी उपज के लिए 100 सेंटीमीटर से कम और 75 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि गेहूं की बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जाती है। गेहूं की बुआई से पहले किसानों को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जिन बीजों की वो बुआई करें वो बीज साफ, स्वस्थ और प्रमाणित हों। गेहूं की बुआई के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से की जाए तो इससे उर्वरक और बीज की बचत की जा सकती है। असिंचित गेहूं की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर है। वहीं सिंचित गेहूं के लिए नवंबर का पहला पखवाड़ा सही होता है। इसमें बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए जिससे अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी मिलती रहे। कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसके लिए बीज की मात्रा औसतन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सही रहती है। वहीं 15 से 20 दिसंबर तक पछेती किस्मों की बुआई जरूर पूरी कर लेनी चाहिए।
आनंद प्रताप जी हैं हमारे साथ, दर्शक गोंडा से। आइए उनसे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद प्रताप जी बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ तो ये बताइए, केले की बीज कैसे तैयार किया जाता है, मतलब उसकी बीज तैयार करके कैसे नर्सरी लगावे, क्या इसकी बीज लगाई जाती है? केले के बारे में जानना चाहते हैं आप सर? केला के बारे में आनंद जी? जी, केले के बारे में सवाल है इनका। केला के बारे में जैसा सभी लोग जानते हैं कि इसके हम लोग शक्कर बोलते हैं, एक जो पुत्ती बोलते हैं केला की, तो उसको लगाते हैं, बीज से नहीं लगाते केला को, ठीक है। इसका हम लोग कहते हैं वानस्पतिक प्रसारण होता है इसका, जिसके लिए आपको या तो शक्कर से लेना पड़ेगा या तो हम लोग उसको बोलते हैं राइजोम, कंद, उसको लेने पड़ते हैं। प्रयास करिए कि आप शक्कर लीजिए। शक्कर जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है वाटर शक्कर, एक होती है शॉर्ट शक्कर, मतलब तलवार शक्कर। तलवार का मतलब हुआ जिसकी पत्तियां पतली होती हैं, ठीक है, और ये जो वाटर शक्कर होती है उसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं। तो जो पतली पत्तियां वाली शक्कर होती है उनका चुनाव करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है वो फल जल्दी से आते हैं और फल जल्दी तैयार हो जाते हैं। जो वाटर शक्कर होती है वो थोड़ा समय ज़्यादा लेती हैं। और आजकल के समय में टिश्यू कल्चर, मतलब टिश्यू कल्चर के द्वारा तैयार किए हुए पौधे आपको मिल रहे हैं मार्केट में, और सबसे अच्छी वैरायटी जो है केले की है वो G9 ग्रैंड नेने। इस वैरायटी को लेकर के आप जो है अच्छे प्रकार लगा सकते हैं शक्कर के द्वारा। जी बिल्कुल, तो शक्कर के द्वारा आप लगा सकते हैं, और जैसे कि टिश्यू कल्चर के बारे में भी आपने बताया। और चलिए अब बात कर लेते हैं गेहूं पर। डॉक्टर शोकर, जैसे कि हम गेहूं की बात कर रहे हैं तो अभी तो बिल्कुल समय आ ही गया, जैसा कि आप बताए कि तापमान भी लगभग वही है जिसमें बुआई की जा सकती है। तो इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य हैं गेहूं की बुआई से जुड़े हुए जिन्हें किसान कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं? देखिए, अभी जो बिजाई का समय है तो सबसे पहले बहुत जरूरी है अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान भाई जो उन्नत किस्में हैं, जो अधिक पैदावार देने वाली हैं, रोग रोधी जो किस्में हैं उनका चयन करें। अगर किस्मों की बात करें हम तो जो पूरे भारतवर्ष में हम गेहूं का क्षेत्र जो 5 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है जो पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र हैं, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये आगे है। दूसरा है आपका उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आगे हैं, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र आगे हैं, मध्य भारत है, प्रायद्वीप भारत है। अगर हम जो गेहूं का रकबा देखें तो ज्यादातर जो एरिया है वो उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग और उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में। और इन क्षेत्रों को लें तो इनमें जो उन्नत किस्में हमारे सामने जो किसान भाई लगा सकते हैं अभी DBW 187 है, DBW 222 है, ये जो किस्में दोनों जोन में लगा सकते हैं। इसके बाद है DBW 303 है, 327 है। इसके बाद 327 के बाद है दूसरे SJD 29 से पुरानी किस्म ये भी लगा सकते हैं। 3086 है, 3226 है, ये किस्म किसान भाई इनमें से, या WH 1270 है, इनमें से कोई भी किस्म, PBW 723 है, इनमें से कोई भी किस्म जो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में किसान भाई लगा सकते हैं। जी, पुरुषोत्तम जो एक हमारे साथ दर्शक हैं जिन्होंने शाजापुर से में कॉल किया है, मध्य प्रदेश से। आइए उनसे हम बात करते हैं। जी पुरुषोत्तम जी बताइए क्या सवाल है। हेलो जी पुरुषोत्तम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी सर। मैम, मेरा ये सवाल है कि जैसे हमारे क्षेत्र में पपीता की कौन सी, हेलो? हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं, अपना सवाल बताएं। जी मैम, मेरा ये सवाल है कि जैसे हमारे क्षेत्र में पपीते के कौन सा अच्छा मतलब बीज रहेगा, वो हमें कहाँ से मिल सकता है? ठीक है सर। पपीता की जो वर्तमान में सबसे जो कहते हैं उसको कि कमर्शियल खेती है, जिसकी व्यावसायिक खेती कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए रेड लेडी है। वैरायटी का नाम रेड लेडी या 786 है। इसका बीज आपको आपके जो जिला हेडक्वार्टर, किस जिले से बोले आपने? शाजापुर। हाँ। शाजापुर आपको जो है भोपाल से मिल सकता है इसका बीज, आपको भोपाल से आप ले सकते हैं। या इसके जो हेडक्वार्टर है कंपनी का जो वो है आपके पूना में है, नॉन यू सीड इंडिया लिमिटेड, नॉन यू सीड इंडिया लिमिटेड करके वैरायटी कंपनी का नाम है। इसका हेडक्वार्टर पूना से है, तो आप वहां से बीज ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सर जैसे कि हम पौधशाला से ही शुरुआत करते हैं, तो जैसे आपने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि बागों में या फिर फलों के वृक्षों में ये सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है कि आप शुरुआत में अच्छी किस्म लें, वहां पर कोई चूक ना हो। तो नर्सरी से शुरुआत करते हैं हम इसी बातचीत में। तो नर्सरी किस तरीके से तैयार की जाए बागों के लिए या फल वृक्षों के लिए? सबसे पहले किसान भाई, यदि आप नर्सरी के बारे में सोचते हैं, खासतौर से फलों की नर्सरी के बारे में, तो स्थान का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी स्थान आप चुनाव करें वहां पे पानी नहीं लगना चाहिए, पानी के जल निकास का उचित प्रबंध हो। वहां पे सिंचाई, खासतौर से पानी की व्यवस्था, सिंचाई क्या मतलब पानी की व्यवस्था उत्तम
उत्तम हो, क्योंकि चूंकि पौधे छोटे होते हैं तो उनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ पे पानी जिसका कि पीएच मान सामान्य हो, हम लोग कहते हैं 6 से 7 के बीच में पीएच मान हो, न ज़्यादा क्षारीय हो न ज़्यादा अम्लीय हो। वहाँ की जो मिट्टी हो जहाँ पे हमको नर्सरी लगानी है, वहाँ की मिट्टी भी जो है वो बलुई दोमट मिट्टी हो या जलोढ़ मिट्टी हो, जो कि नर्सरी के लिए उपयुक्त होती है। वहाँ पे खास तौर से जो लेबर श्रमिक है वहाँ पे आपको पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए। इस तरह की जगह का चुनाव करना चाहिए किसान भाइयों को नर्सरी के लिए। इसके अलावा आवागमन का साधन, ट्रांसपोर्ट का साधन वहाँ पे होना चाहिए, जिससे कि लोग आसानी से पहुँच करके आपके यहाँ से पौधे ले सकें। बिल्कुल, तो ये कुछ चीज़ें हैं। देखिए किस जगह पर नर्सरी हो ये भी बहुत मैटर करता है, ताकि आप आसानी से जो पौधे हैं वो ट्रांसपोर्ट कर सकें। और जगह का चयन करना ज़रूरी है। अपना ये देख लें कि जहाँ भी आपको बाग लगाना है वहाँ से दूरी कितनी है, जी। ताकि आपके जो पौधे हैं वो ख़राब ना हो। और लॉजिस्टिक्स का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। बहरहाल इसी के साथ ही यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहें किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आइए बात करते हैं गेहूं पर, और हमारे साथ डॉक्टर छोकर हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार, गणेश प्रसाद जी, बताइए क्या सवाल है। छत्तीसगढ़ से हैं आप हमारे साथ लाइन पर। जी मैडम नमस्कार, मैं गणेश प्रसाद चौधरी बोल रहा हूँ, कबीरधाम छत्तीसगढ़ से। हाँ बताएं, सवाल बताइए। मैम मेरा सवाल ये है कि हम लोग का क्या है, ठंडा क्षेत्र पड़ता है मैडम, तो कौन सी किस्म की गेहूं बोनी चाहिए उस क्षेत्र में, या इस ठंडे प्रदेश में? क्या है, हम लोग पिछले बहुत सालों से गेहूं बो रहे हैं, लेकिन हमको उत्पादन कम मिल रहा है। ठीक है, छोकर जी क्या बताना चाहेंगे, गेहूं की ऐसी कौन सी किस्म है जो कि ठंडे में ज्यादा तापमान अगर यहाँ पर गिर रहा है तो उसके अनुसार कौन सी किस्म का इन्हें चुनाव करना चाहिए ताकि अच्छी बढ़वार भी रहे? देखिए, जो छत्तीसगढ़ है ये हमारा मध्य भारत में आता है, और अच्छी पैदावार लेने के लिए जो उन्नत किस्में इनके एरिया में एक HI 1544 है और GW 322 है। ये तो है सपाती वाली किस्में। जो कटिया गेहूं उसमें HI 8713 है या 8498 है या MPO 1215, ये कोई सी किस्में किसान भाई लगा सकते हैं और इनसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं किसान। जी बिल्कुल। तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए आप बता रहे हैं कि जो भी ठंडे क्षेत्र है वहाँ के लिए? नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्योंकि जो गेहूं की किस्में है ये अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हैं। जैसे अगर समय से बिजाई है तो अलग किस्में हैं, देर से बिजाई अलग है, ऐसी एरिया है तो उसमें अलग किस्में हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ है, ये हमारा मध्य भारत में आता है, तो इसके लिए जो मैंने किस्में बताई थी ये छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश है, मध्य गुजरात है या राजस्थान का कोटा या उदयपुर एरिया, इस एरिया के लिए ये जो मैंने किस्में बताई है ये यहाँ किसान भाई इनको लगा सकते हैं। ठीक है सर, तो चलिए सर, अभी तो ये तो बात हुई किस्मों के बारे में और सवाल भी हमारा किस्मों से जुड़ा हुआ ये आया था। आगे अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि बुआई किस प्रकार की जाए। किस्मों का मान लीजिए चुनाव कर लिया हमारे किसानों ने, जो कि आपने कुछ किस्मों के बारे में भी शुरुआत में बता भी दिया है, अगला अब क्या स्टेप रहे उनका? किसान भाई है तो जो बिजाई करते छिट्टा देके, छिट्टा विधि की अपेक्षा अगर हम जो बीज या खाद वाली जो ड्रिल है अगर उससे करते हैं तो बेहतर होगा, और हम अपनी लागत में और भी कमी कर सकते हैं। अगर हम जैसे धान गेहूं क्षेत्र में है तो अगर वहाँ धान काटने के बाद हम अगर सीधा जीरो टिलेज या तप्पड़ में बिजाई वाली मशीन जो हम कहते हैं उससे बिजाई करेंगे तो किसान भाई जो जुताई में खर्चा है उसको हम कम कर सकते हैं। और उसमें भी जो नई मशीनें आ रही हैं, जैसे
अगर धान काटने के बाद किसान भाई समस्या रहती है कि फसल अवशेष प्रबंधन की एक समस्या रहती है। उसमें ज्यादातर किसान भाई पराली में आग लगाते हैं तो उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है, भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी कम हो जाती है। तो हमारे पास अब नई मशीनें हैं, जैसे टर्बो एपीसीडर है, एपीसीडर जिसे वो आपके अगर 8 से 9 टन प्रति हेक्टेयर भी अगर पराल पड़ी है तो उसमें वो खुले पराल में भी बिजाई कर सकती है। वो एक बार में भी मतलब पराल में बिजाई भी करेगी, खाद भी डाल देगी। तो किसान भाई इन मशीनों को अपनाकर, तो सुपर सीडर है, सुपर सीडर भी किसान भाई प्रयोग में ला सकते हैं बिजाई के लिए। ये सुपर सीडर भी है कि खेत तैयार करता है, पराल को जमीन में मिलाएगा, खाद और बीज और पाटा भी साथ साथ लगा देता है। तो कई कार्य एक बार में हो जाते हैं। तो इससे किसान भाई का समय भी बचेगा और लागत में जो जुताई में लागत है उसको भी बचा सकते हैं और समय से बिजाई करके अच्छी पैदावार किसान भाई ले सकते हैं। जी, अभिषेक तिवारी एक दर्शक हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। अभिषेक तिवारी जी बताइए, क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? हेलो हेलो जी, अभिषेक तिवारी जी बताएं, सवाल क्या है आपका? शाहजहांपुर से हैं आप, उत्तर प्रदेश से, बताइए। वो हमारे जो गेहूं में, हेलो, हाँ जी, हमारे गेहूं में जो हम पहली सिंचाई करते हैं उसके बाद गेहूं पीला पड़ जाता है। ठीक है, पहली सिंचाई के बाद गेहूं पीला पड़ जाता है, ये कहना है आपका, समस्या यही है? जी जी ठीक है, डॉक्टर छोकर क्या बताना चाहेंगे? बता रहे हैं कि पहली सिंचाई के बाद जो गेहूं है उसमें पीलापन आ जाता है। देखिए, गेहूं में पीलापन के कई कारण हो जाते हैं। अगर कई बार हमारी सारिया जमीन है, जमीन भारी है और हम भारी सिंचाई कर देते हैं तो उससे भी थोड़ा सा एरेशन कम हो जाती है तो पीलापन आ जाता है। दूसरा पीलापन अगर ये देखना पड़ेगा तो पौधे में पीलापन कहाँ आ रहा है। अगर नीचे के पत्ते में कई बार पीलापन आता है तो ये नाइट्रोजन की कमी से आता है। अगर नीचे के पत्ते में धारियों के बीच में पीलापन आता है तो ये मैग्नीशियम की कमी से आता है। अगर ऊपर के पत्तियों में पीलापन आता है तो ये जैसे गंधक है, जैसे सल्फर है या मैग्नीज है या आयरन की कमी से आता है। वो देखना होगा कि जो पीलापन है पौधे में किस स्थान पर आया है। तो ज्यादातर क्योंकि पहली सिंचाई बाद है तो मुख्य कारण रहता है कि भारी सिंचाई हम कई बार कर देते हैं, जमीन भारी है, थोड़ा सा एक मिट्टी का ये परीक्षण किसान भाई जरूर करवा लें। अगर हो सकता है थोड़ा सा अगर इनकी अलकली क्षारीय जमीन हो तो उसमें जिप्सम की आवश्यकता हो। और ये किसान भाई अगर पानी खड़े होने की समस्या रहती है, उससे पीलापन है, तो ये तप्पड़ में जीरो टिलेज बिजाई कर सकते हैं। जीरो टिलेज में है कि पानी सोखने की क्षमता जमीन की बढ़ जाती है और पानी कम खड़ा होगा, पीलापन की जो उनकी समस्या है वो कम रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ समस्याएं हो सकती हैं और आप देख लें अभिषेक जी कि कहाँ आपको लगता है कि कहाँ चूक हो गई या फिर कौन सी कमी है। और बेहतर देखिए यही रहेगा, हम अपने अलग अलग जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से भी अपने दर्शकों को, अपने किसानों को कहते रहते हैं कि मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, क्योंकि अंधेरे में तीर मारने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप जांच करवा लेंगे तो आपके सामने आपकी मिट्टी की रिपोर्ट होगी और आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आखिर कमी कहाँ है, कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है और कितनी करनी है। इससे आपकी लागत भी घटेगी और परिणाम भी अच्छा रहेगा। सर अब चलिए अब बात कर लेते हैं हम बागों के बारे में, फल वृक्षों के बारे में बात करते हैं। आपने नर्सरी के बारे में बताया कि नर्सरी कैसी जगह हो, कैसे चुनाव करें। अब इसके बाद क्या करना चाहिए किसानों को? जब एक बार आपने फल के नर्सरी के स्थान का चयन कर लिया है तो चयन करने के बाद सबसे पहले आपको ये सोचना है कि कौन सा फल करें। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि उस क्षेत्र में जहाँ पे आप फल की नर्सरी करना चाहते हैं, कौन से फल जो कि व्यावसायिक रूप से खेती की जाती है और कौन से उस मौसम के अनुकूल या उस जलवायु के अनुकूल वहाँ पर हो सकते हैं जिनकी मांग ज़्यादा हो। कृपया उन्हीं फलों की आप नर्सरी करें, अंततः दूसरे फलों की नर्सरी न करें जिसकी कि वहाँ पर डिमांड नहीं है तो उनका न करें। करते समय जब आप पौधे का जब फल का चयन कर लें कि हमें इस फल का करना है तो उसके अनुसार आपकी नर्सरी का व्यवस्था करनी पड़ेगी, कैसे नर्सरी होनी चाहिए। उसके लिए आप जो है नर्सरी का सबसे पहले आप जहाँ नर्सरी को लगाना चाहते हैं उस एरिया को, उस क्षेत्र को आप घेराबंदी कर दें या बाड़ लगा दें, जैसे हम लोग कहते हैं। बाड़ आप कटीली तार से भी लगा सकते हैं या एक करौदा आता है फल है, करौदा के फल की भी बाड़ आप लगा सकते हैं। इससे दोनों फायदे हो सकते हैं। बाड़ इसलिए लगाते हैं कि कोई भी अंदर आकर के कोई भी आपके पौधे ना उठा सके, कोई चोरी न कर सके या कोई जानवर भी आपका आकर के अंदर नुकसान न कर सके। उसके बाद जहाँ आपका एक नर्सरी की शुरुआत होगी, गेट होगी, गेट के पास में ही आपका एक कार्यालय होना चाहिए और उस कार्यालय में डिटेल में आपके होना चाहिए कि कौन सी फल की नर्सरी है ये,
कौन कौन से पौधे उपलब्ध होते हैं, उनका क्या दाम है, क्या उसका माने मूल्य है, और कब कब वो पौधे उपलब्ध होते हैं, किस महीने में उपलब्ध होते हैं, ये सारी डिटेल जानकारी हो सके। जहाँ तक हो सके यदि वो जो वैरायटी या जो किस्में आप लगाना चाहते हैं या तैयार कर रहे हैं, उनकी थोड़ा सा यदि उनके फलों का यदि फोटोग्राफ या यदि पौधे का फोटोग्राफ हो तो वो भी लगा दें, जिससे किसान भाई ये समझने में आसानी रहेगी कि यही हमको फल लेना है। उसके बाद आप थोड़ा सा बगल में आपके एक स्टोर होना चाहिए जिसमें कि आप जो है खाद है या जो इक्विपमेंट है, फावड़ा है, या इस सबको हम वहाँ पे रख सकें। फिर इसके बाद पूरी तरह से नर्सरी की हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी कि एक स्थान ऐसा होना चाहिए, जैसे पहले सड़क होना चाहिए जिस सड़क के द्वारा हम पूरी नर्सरी में जा सकते हैं। फिर बीज क्यारी होना चाहिए कि जहाँ पे हमारी बीज क्यारी होगी। फिर एक मातृ पौधे का ब्लॉक होगा, मदर ब्लॉक जिसे हम लोग कहते हैं, कि जहाँ से हम लोग ग्रेफ्टिंग, बर्डिंग, लेयरिंग इनके लिए हम साइंस सूट लेते हैं। तो एक मदर ब्लॉक होना चाहिए। मदर ब्लॉक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लॉक होता है हमारी नर्सरी के लिए, क्योंकि ये वो पौधा है जिससे हम ग्रेफ्टिंग, बर्डिंग करते हैं। तो इस पौधे को लगाते समय किसान भाई जब भी आप लगाएं या नर्सरी जब भी आप शुरू करें तो वहां से उस किस्म को लें जहां से कि ये किस्म डेवलप की गई है, विकसित की गई है, वहीं से प्रयास करें कि लाकर लगाएं। उसके बाद हम नर्सरी में जब लगाएंगे तो हम बीज जब लगाते हैं, जैसे हम कहते हैं मूल वृंत, एक क्यारी मूल वृंत के लिए होना चाहिए। एक क्यारी ऐसी होनी चाहिए जहां पे हम पॉलिथीन में पौधों को लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि नर्सरी क्यारी बोलते हैं, वो होना चाहिए। एक जगह आपके पानी का स्रोत होना चाहिए जहां से कि हम पानी को उठाते हैं, बोर पंप, बोरवेल होना चाहिए। वहां पे आपकी कम से कम पानी की व्यवस्था या बिजली के द्वारा या डीजल पंप के द्वारा व्यवस्था हो, जिससे कि हम जब भी पानी चाहे हम पानी उठा सकते हैं। क्योंकि नर्सरी के पौधे बहुत ही छोटे होते हैं तो इसलिए हमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर हम पौधों को बेचने के लिए रख सकें और वहां पे हम उसको हम बांध करके पौधों को हम दे सकें किसानों को। एक स्थान ऐसा होता है जहां पे कि हम गर्मी की दिन, यदि मान लीजिए गर्मी का दिन है और छोटे पौधे हैं तो उसके लिए हम शेड नेट बोलते हैं हम लोग, छायादार या जालीदार गृह होना चाहिए जिसमें हम पौधों को रख सकें। यदि हमें जाड़ा हो रही है, बहुत ज्यादा जाड़ा है, ठंडक है, तो एक हम लोग को हमारे यहाँ एक पॉली हाउस होना चाहिए, पॉलिथीन शीट का होना चाहिए जिसमें हम पौधों को रख सकें, जिससे हम जाड़े में बचा सकें। ये सब चीजें हैं जो कि नर्सरी में व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको पौधों को तैयार करने के लिए। ठीक है सर। किशोरी लाल एक दर्शक हैं रांची से, आइए उनका भी हम प्रश्न ले लेते हैं। किशोरी लाल जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो। हाँ जी सर बताएं किशोरी लाल जी क्या जानना चाहते हैं। मैडम जी जानना ये चाहते हैं मैडम जी, जैसे आम लगाए हैं और संतरा लगाए हैं, तो जैसे मान लो उसमें 3 साल के बाद फसल आ रहा है और फसल आ रहा है और उसके बाद जो है पौधा अपने आप जो है कुमल जा रहा है, वो सूख जा रहा है वो। अच्छा ठीक है, पौधा सूख जा रहा है सर। हाँ जी, अचानक कुमल के बिल्कुल सूख जा रहा है, जबकि फल लगने का कागा फल लग रहा है तो अपने आप जो है सूख जा रहा है। ठीक है सर, आपकी समस्या हमने सुन ली है और उसके कई कारण हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो आप कह रहे हैं कि पौधे आपके सूख जा रहे हैं, जब हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं उसको उकठा रोग, होता क्या होगा कि धीरे धीरे ऊपर से टहनियां सूखना शुरू करती हैं और नीचे की तरफ सूखती चली जाती हैं। तो ये एक रोग है, आपको बता दूं, ये एक फंगस होता है, फिजेरियम जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके द्वारा फैलता है। और खास तौर से जो नींबू वर्गीय फल हैं उसमें हम एक रोग आता है फाइटोप्थोरा, एक राट होता है, रूट राट होता है, जिसमें कि नींबू वर्गीय फलों में ये फाइटोप्थोरा के द्वारा फैलता है। तो ये फंगस रोग है। तो आप किसान भाई क्या करें, जब आप पौधे लगाते हैं, बागवानी जब शुरू करते हैं, उसी समय जो गड्ढा खोदते हैं सबसे पहले आप गड्ढे का उपचारित करें। गड्ढे को कैसे उपचारित करेंगे, एक दवा आती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर जो भी कह सकते हैं, ब्लू कॉपर, उसको लेकर के उसके घोल बना करके पूरे आप गड्ढे में, जब आप गड्ढा खोदते हैं तो पूरे गड्ढे को आप ट्रीट कर दें, उपचारित कर दें। हम कहते हैं कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में, माने 0.3%। उसके बाद जो मिट्टी हम बाहर निकालते हैं, फिर उस मिट्टी को भी हमको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के द्वारा या जो भी आपके द्वारा उपलब्ध हो, कैप्टॉन है, थीरम है, जो भी है, उसके द्वारा आप उसमें मिट्टी को ट्रीट करें अच्छी प्रकार से, फिर उस मिट्टी को उसमें भर दें। और यदि आपके यहाँ दीमक लगने की समस्या है, कभी कभी क्या होता है कि दीमक से भी पौधे जो है मरते हैं, तो दीमक की दवा एक आती है क्लोरोपाइरीफास। तो क्लोरोपाइरीफास की जो है 50 ग्राम दवा कम से कम जो है मिट्टी में बढ़िया से मिलवा करके उसको उसमें भरवा दें, जिससे कि दीमक की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका उपचारित कार्य। लेकिन जैसे ही आपको दिखता है कि हमारा पौधा सूखना शुरू करता है, वैसे ही आप जो है जड़ों के पास कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का
घोल बनाएं 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में, और कम से कम 5 लीटर पानी का घोल बना करके उसमें जो है एक थाला बना दें पौधे के चारों तरफ, और उसी थाले में पानी को भर दें, जिससे कि हम इस रोग को जो है रोकथाम कर सकें। जी बिल्कुल, तो ये कुछ बातें हैं, बिल्कुल इसका ध्यान रखें। और थाला किस तरीके से बनाया जाए वो भी हमने आपको बताया। आगे आएंगे, कुछ और जानकारियां लेंगे हम गेहूं के बारे में और साथ ही फल वृक्षों के बारे में भी, लेकिन छोटा सा हमें ब्रेक लेना होगा। आप कहीं मत जाइएगा, इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर, लेंगे आपके सवाल। ये काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं गेहूं की बुआई और उन्नत किस्मों के बारे में, और साथ ही जानकारी दे रहे हैं कि कैसे नए बाग स्थापित करें, उन किस तरीके से तैयार किए जाए और कौन कौन से समसामयिक कार्य हैं जो कि करना जरूरी है बागों में। आइए बात करते हैं, कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो दिनेश कुमार जी, बताइए क्या सवाल है आपका? अरे मैडम, मेरा सवाल गेहूं के बारे में है। गेहूं के बारे में जानना चाहते हैं? ठीक है, बिल्कुल मैडम। क्या जानना चाहते हैं गेहूं के बारे में? अरे मैडम, मेरा पहला तो ये सवाल है कि कौन से किस्म बोए, और जो शेड्यूल से बोना बेहतर है कि फुकमा बोए? आप अगर मालवा से बात कर रहे हैं हमारे साथ। हाँ जी, छोकर सर क्या बताना चाहेंगे, किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार? जी, किसान भाई से मालवा से, तो इसमें जो किस्में मैंने बताई थी मध्य भारत के लिए, HI 1544 है, GW 322 है, या कठिया गेहूं की जैसे HI 8713 है, 8498 या MPO 1215 है, ये किसान भाई लगा सकते हैं। बेहतर होगा जो बिजाई है, जो बीज और जो खाद वाली जो ड्रिल है उससे करें, छीटा भी देगी बजाय, तो ड्रिल से करेंगे तो बेहतर पैदावार किसान भाई ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जमाव है, जो खाद का जो फसलों का उपयोग है वो अच्छा हो रहेगा। ठीक है सर, बिल्कुल। तो ये अच्छा सर, अब जैसे कि भी हमारे दर्शक जानना चाह रहे थे कि ज़्यादातर किस्मों से जुड़े ही सवाल आए, आपने बुआई के बारे में भी बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए, और हम ये भी जानते हैं कि कुछ क्षेत्रों में तापमान अचानक भी कम हो जाता है, तो इसको लेकर किस तरह की सावधानी बरतें बुआई के दौरान? अभी बुआई के दौरान जैसे तापमान बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है तो बिजाई के लिए ठीक है। तो अगर आगे जाके जैसे दिसंबर में है, इसमें थोड़ा पाले पड़ने की, थोड़ी सी तापमान ज्यादा कम होता है तो पाला पड़ने की संभावना रहती है। तो उस स्थिति में किसान भाई हल्की सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा शुष्क रहता है जमीन तो उसमें पाले का नुकसान ज्यादा
पड़ने की संभावना रहती है। लेकिन शुरुआती अवस्था में जो तापमान अगर कम होता है तो उसका ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। जब हम वेजिटेटिव जैसे ग्रोथ कहते हैं, शुरू की बढ़वार है, तो इसमें गेहूं में फायदा ही होता है। अगर तापमान कम होता है तो फूट ज़्यादा होगी, तो हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे गेहूं की अवस्था बढ़ती जाती है, खासकर जो तापमान कम होता है, पाला पड़ता है, जब बाल निकलने वाली अवस्था आती है, तो उस स्थिति में थोड़ा सा नुकसान होने की डर है। ठीक है सर, भूरे सिंह एक दर्शक है हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। भूरे सिंह जी फोन लाइन पर हैं। हेलो भूरे सिंह जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है, मैं गेहूं की जी गेहूं के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूं, मैं बदायूं से बोल रहा हूं। हाँ बताइए बताइए, बदायूं से बोल रहे हैं। मैं अपने यहाँ उन्नत किस्म गेहूं की पूछना चाहता हूं, कौन सी अच्छी रहेगी? आपके क्षेत्र की अच्छी किस्म कौन सी गेहूं की? सर क्या बताना चाहिए? बदायूं कौन से राज्य से बोल रहे हो? उत्तर प्रदेश के बदायूं से बात कर रहे हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश में जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपकी DBW 187 है, DBW 222 है, ये दोनों ये अच्छी किस्में हैं, किसान भाई लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ पुरानी किस्में HD 2963 है, ये किस्म भी किसान भाई लगा सकते हैं। HD 3086 है या HD 3293 है, 3249 है, ये NW 5054 है। इनमें से कोई भी किसान भाई जो जिस किस्म का भी बीज उपलब्ध है, तो ये अच्छी पैदावार देने वाली किस्में, इनको किसान भाई लगा सकते हैं। ठीक है सर, अब समसामयिक कार्यों पर भी बात कर लेते हैं। तो जिन किसानों के पास बाग हैं या फिर नर्सरी जिनकी ऑलरेडी है, उन्हें कौन कौन सी समसामयिक कार्य करने चाहिए? यदि जो किसान भाई नर्सरी लगाए हुए हैं, तो वर्तमान में समय जो आने वाला है, ये ठंडक आने वाली है, तो सबसे जरूरी ये है कि इन पौधों को, क्योंकि पौधे बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं, तो ठंड के द्वारा ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जैसे ही ठंडक शुरू होती है, इन पौधों को बचाने के लिए इनको हम ढकने की व्यवस्था करें। यदि हमारे पास जो भी लोकल रूप में या आपके जो स्थानीय रूप में जो भी सामग्री उपलब्ध है, उससे आप उसको ढकने का प्रयास करें। छप्पर से ढक दें, या पुआल है तो पुआल से ढक दें। एक मल्चिंग का है, मल्चिंग, हाँ, मतलब ऊपर से कर दें। मल्चिंग तो नीचे हो जाती है जी। एक ऊपर से छप्पर लगा दें, चारों तरफ से लगा दें, खास तौर से पूरब का भाग खुला रख दें, जिससे कि सूर्य का प्रकाश आता रहे। या नहीं तो आप जाली ऊपर से लगा दें, ग्रीन जो शेड नेट आते हैं थोड़ा वो लगा दें। जब पाला पड़ने का चांस होता है, उस समय किसान भाई उसमें पौधशाला जरूर लगाएं। ज़्यादा ध्यान दें कि पाला पड़ते समय हल्की सी सिंचाई, जैसा कि डॉक्टर छोकर साहब बता रहे थे, हमारे फलों में भी हल्की सी आप सिंचाई कर दें, जिससे कि आपके पाला का प्रभाव कम पड़ेगा। यदि हो सके तो यदि आप पॉलिथीन के द्वारा भी, क्योंकि पौधे छोटे हैं, तो पॉलिथीन के द्वारा भी पौधों को आप ढक सकते हैं, जिससे कि पाला का प्रभाव कम पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो फल वृक्ष हैं या फिर नए बाग लगाना चाहते हैं आप, या फिर नर्सरी है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? इस बीच एक कॉलर है नंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो जी, माफ कीजिएगा, वंत कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर। जी सर बताएं, कटनी मध्य प्रदेश से आप। हाँ बताइए क्या सवाल है? मेरा सवाल है सर, मेरे को गेहूं की बुवाई करना है, तो अच्छा वाला बीज चाहिए। WH में कहाँ से मिलेगा? कटनी से आप बात कर रहे हैं ना, मध्य प्रदेश के? ठीक है, छोकर साहब क्या बताना चाहेंगे? कटनी से हमारे साथ दर्शक हैं, ये जानना चाहते हैं कि अच्छे बीज कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं इन्हें। ये किसान भाई अपने नियरेस्ट जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या KVK हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, या जो NSC है उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो मैंने किस्में बताई हूँ, जो भी अगर वहाँ से उन्नत किस्में जो उपलब्ध हों, तो किसान भाई ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए आपके क्षेत्र में जो भी कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ का रुख कर सकते हैं। अगर कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जा सकते हैं, वहाँ आपको आपके क्षेत्र के अनुसार जो भी अच्छी किस्म है और साथ ही कहाँ से आप बीज ले सकते हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सर अब समसामयिक कार्यों के बारे में आपने बताया और नर्सरी, अब ये भी आगे हम जानना चाहेंगे सर, जैसे कि कीट और बीमारियों का भी काफी हमला हो जाता है, तो इसमें क्या करना चाहिए? चूंकि पौधे छोटे होते हैं तो इसमें ज्यादा प्रभावित भी होते हैं, तो जैसे कीट लगते हैं, खासतौर से इसमें जो कीट होते हैं वो उस तरह के कीट होते हैं जो कि रसों को चूसते हैं और पत्तियां धीरे धीरे सूख जाती हैं या पौधे धीरे धीरे सूख जाता है। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो कि पत्तियों को काटते हैं, जो नई नई कोपल आती हैं, पत्तियां आती हैं, उनको काटते हैं। इस केस में जो तो जो कीड़े होते हैं एफिड की तरह होते हैं, एफिड या उसको हम लोग कहते हैं कि माहू टाइप होते हैं। इन कीड़ों को रोकने के लिए एक दवा आती है, रोगर करके आती है, डाइमेथोएट आता है। ये 2 ml दवा 1 लीटर पानी में, इसका जो है आप
छिड़काव करें, जिससे कि ये जो माहू है, जो एफिड है, उनका नियंत्रण हो सकता है। पत्तियां जो काटते हैं या पत्तियों का जो रस चूसते हैं, जो सबसे जो प्रमुख है इसमें एक रोग है जो नर्सरी में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं गलका रोग या डैम्पिंग आप बोलते हैं। ये जो गलका रोग है, जैसे ही हमारा बीज से जैसे ही पौधा निकलता है बीज के द्वारा 7 से 10 दिन के अंतराल पर यह रोग आ जाता है। खास तौर से पपीता में ज़्यादा आता है, अमरूद में आता है, काफ़ी माने फलों में ये इस तरह का रोग आता है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले किसान भाई आप सबसे मिट्टी का उपचारित करें। आप मिट्टी को जो उपचारित करने के लिए आप कई तरह की दवाएं हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि फार्मेल्डिहाइड जो नर्सरी बनाते हैं, तो उसके मिट्टी का जो उपचार करें तो फार्मेल्डिहाइड जो है 2% 2.5 ml या 2 ml दवा 1 लीटर पानी में करके आप मिट्टी को उपचारित करके, लेकिन फार्मेल्डिहाइड का जब भी उपचार करेंगे आप, तो मिट्टी को आप अच्छी प्रकार से ढक देंगे पॉलिथीन के द्वारा, कम से कम जो है 48 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए उसको ढक दें। इसके बाद उठाइएगा तो वो जो भी मिट्टी में कीड़े होंगे, खासतौर से जो फंगस होते हैं, वो मर जाते हैं। इसके अलावा और दवाएं हैं, जैसे कैप्टान है, थीरम है या रिडोमिल है। इन दवाओं को भी 2 ग्राम के हिसाब से यदि मिट्टी को ट्रीट करना है तो 2 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके उसको आप छिड़कवा दीजिए, पूरा मिट्टी मिलवा दीजिए, उससे कर सकते हैं। आजकल जो जैविक वो आ रहे हैं, तो जैविक को रोकने के लिए उनको भी कर सकते हैं, जैवनाशक से कर सकते हैं। ठीक है। लक्ष्मी चौहान जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, आइए उनसे मैं बात करते हैं। एक दर्शक हैं। हेलो मैम जी, नमस्कार लक्ष्मी जी। नमस्कार मैडम जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मध्य प्रदेश से आप बात कर रहे हैं। हम राजगढ़ एमपी से बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ है ना 1 फीट नीचे पथरीली जमीन है, तो हमारे मिट्टी में कौन सी किस्म, गेहूं की कौन सी किस्म अच्छी रहेगी? ठीक है, आपने बताया कि मिट्टी जो नीचे मिट्टी के नीचे पथरीली है जमीन ना, ये कहना है आपका। छोकर साहब क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर थोड़ा सा अगर मिट्टी पथरीली है तो पानी की इनकी उपलब्धता भी थोड़ी कम रहेगी। तो वहाँ जो एसिचित एरिया की जो किस्में हैं, जैसे HD 8627 है या DBW 47 है या DBW 110 है या MP 7173 है या HD 3288 है, ये जो जहाँ भी थोड़ा पानी की जो उपलब्धता कम है, तो उन एरिया में मतलब ये किस्में हम ले सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सी किस्में आपके क्षेत्र के लिए अनुकूल हैं, और ये ऐसी किस्में हैं क्योंकि जिस तरह की मिट्टी आप जो कंडीशन बता रही हैं, जिस तरह की, उसमें बहुत ज़्यादा पानी की उपलब्धता नहीं होगी। सर बिल्कुल, आप बात कर लेते हैं हम बागों पर। जी सर, बागों पर और क्या बताना चाहिए? बस यही तक जो जैव नियंत्रक हम बता रहे थे, तो आजकल ट्राइकोडर्मा करके आता है, ट्राइकोडर्मा बीडी करके नाम से आता है। तो उसको जो है कैसे 1 मीटर स्क्वायर एरिया में आपको ट्रीट करना, तो 25 ग्राम ट्राइकोडर्मा ले लीजिए और गोबर की खाद होगी उसमें मिलवा लीजिए। बढ़िया से मिलवाने के बाद पूरा मिट्टी में मिलवा दीजिए और उसको थोड़ा दिन के लिए ढक दीजिए, वो पूरा ट्राइकोडर्मा फैल जाएगा। इसके अलावा सीड का ट्रीटमेंट, बीज का उपचार करना चाहिए। बीज को उपचार करने के लिए हम लोग बोलते हैं, आजकल विटावेक्स गोल्ड करके एक दवा आती है, पहले थीरम आती थी, कैप्टान आता था। 2 से 2.5 ग्राम दवा 1 किलोग्राम बीज के लिए, खासतौर से जो पपीता का बीज है, तो 1 किलोग्राम बीज के लिए आप उसको आप ट्रीट करके उसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी नर्सरी में ये रोग आ भी गया, तो उस केस में आपको जो है एक दवा आती है आपका रिडोमिल दवा को 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिला करके उसका आप छिड़काव कर दें, जिससे कि यह रोग का नियंत्रण हो जाए। तो ये सबसे जो गंभीर बीमारी होती है नर्सरी में, वो ये है। बिल्कुल। तो देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि जो बीज है उसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना रहे, किसी तरह का संक्रमण ना हो बीजों में, और बीज स्वस्थ रहे और उससे आपको स्वस्थ पौधे भी प्राप्त हो सके। छोकर सर, अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप हम बीजोपचार की बात कर ही रहे थे, तो मैं चाहूँगी कि गेहूँ के संदर्भ में भी अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, गेहूं के उपचार में अगर हम देखें तो एक तो समस्या दीमक की रहती है कुछ एरिया में, जैसे जहाँ असिंचित एरिया है, वर्षा आधारित क्षेत्र है, हल्की जमीन है, तो उन क्षेत्र में दीमक की समस्या है। वो दीमक के नियंत्रण के लिए किसान भाई को बीज का उपचार अवश्य करें। उसके लिए 1 ग्राम थायोमेथैक्सम है या 2 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड प्लस हेक्साकोनाजोल है या 4 ml क्लोरपाइरिफोस 1 किलो बीज के लिए या 6 ml फिप्रोनिल, कोई सी भी इनमें से जो ये इंसेक्टिसाइड है एक लेके और बीज 1 किलो बीज को उपचार कर सकते हैं। मतलब इनको 2 लीटर पानी में मिलाकर और 40 किलो बीज को हम 1 एकड़ का जो बीज है उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इनसे हम जो दीमक का उपचार
कर सकते हैं। इसके बाद आगे कुछ बीज जनक बीमारी आती हैं, जैसे खुला कंडवा है, लूज समट हम जिसे कहते हैं, फ्लैग समट आता है, धवज कंडवा रोग है। तो उन अगर हम बीज का उपचार नहीं करेंगे तो हम इन बीमारियों का नियंत्रण नहीं कर सकते। तो उनके लिए भी किसान भाई जरूरी है जो कवकनाशी हैं, जैसे कार्बोक्सिन है, कार्बेंडाजिम है या टेबुकोनाजोल है। कार्बोक्सिन या कार्बेंडाजिम है, इनकी 2.5 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से, और जो टेबुकोनाजोल है 1 ग्राम प्रति किलोग्राम जो बीज है हमारा, उसके हिसाब से अगर किसान भाई अपना बीज को उपचारित करेंगे तो जो बीज जनित जो बीमारी है इनको अच्छी तरह रोकथाम कर सकते हैं और अच्छी पैदावार किसान भाई ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो बीज जनित जो बीमारियां हैं उसकी रोकथाम किस तरीके से करना है और ये भी अभी हमने जाना है। बहरहाल एक और छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे लो किसान के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव में हैं, तो जल्दी से हमें फोन लगाएं अगर अभी तक आपका सवाल हम तक नहीं पहुंचा है। और एक ऐसी कॉलर है, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो, आदित्य जी हैं फोन लाइन पर। हेलो जी मैम। जी नमस्कार आदित्य सिंह जी, बताइए क्या सवाल है? रायबरेली उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आप। मेरा ये सवाल है कि मेरे यहाँ पीली और बलुई मिट्टी है। जी जी मैम, जो है मेरी बलुई मिट्टी मेरे यहाँ है, तो उसमें कौन सी बीज अच्छी रहेगी? गेहूं की? गेहूं के लिए। ठीक है, बलुई मिट्टी है। सर छोकर साहब क्या बताना चाहेंगे? इनके एरिया में जैसे DBW 187 है या DBW 222 है, ये कोई सी भी किसान भाई लगा सकते हैं, अच्छी पैदावार देगी। ठीक है सर, बलुई मिट्टी के लिए उचित रहेगा? हाँ, अगर पानी की उपलब्धता है इनके तो इनमें ये जो उन्नत किस्में अच्छी पैदावार देगी। ठीक है सर। और आइए बात कर लेते हैं बागों पर। सर फल वृक्षों की नर्सरी के बारे में बात करें तो अच्छी किस्मों का चुनाव किस तरीके से करें? मान लीजिए अलग अलग फल है, पहली बात तो फलों का चुनाव कैसे करें? वो आपने बताया कि आप मार्केट देख रहे हैं, आपकी स्थिति क्या है, उससे किस्में कैसे चूज करें? जैसे आप आम की खेती करना चाहते हैं किसान भाई, तो आम में बहुत सारी नई किस्में आ गई हैं। जो पहले की किस्में थी हमारी दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अभी तो पुरानी हो गई। अब नई किस्में आ चुकी, जैसे हमारे संस्थान के द्वारा कुछ पुरानी किस्में भी हैं, कुछ नई किस्में भी चयन की गई, जैसे कि आम्रपाली है, मल्लिका है, पूषा अरुणिमा है, पूषा सूर्या है, पूषा लालिमा है, पूषा ललित है, पूषा प्रतिभा है,
इस तरह की कुछ किस्में हमारे यहाँ की पूसा पीताम्बर है, तो ये कुछ किस्में नई किस्में आ गई हैं जिसके कि आम की किस्में आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ किस्में जो है डेवलप की गई हैं लखनऊ के द्वारा, वो आपकी अंबिका है, अरुणिका है, तो ये सब अच्छी किस्में हैं। खासतौर से जो लाल रंग की किस्में हैं जिसका हमने नाम लिया था आपको कि ये पूसा दीपशिखा है, पूसा लालिमा है, पूसा श्रेष्ठ है, ये पूसा अरुणिमा है, ये लाल रंग की किस्में हैं जो कि आपकी आजकल एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। दूसरे फल हम चलते हैं जैसे कि अमरूद है, तो अमरूद में हमारी पुरानी प्रजातियां जैसे कि इलाहाबाद सफेदा है, लखनऊ 49 है। इसके अलावा जो नई प्रजातियां कुछ विकसित हुई हैं लखनऊ सेंटर के द्वारा, उसमें आपके ललित है, श्वेता है, धवल है, कुछ प्रजातियां निकली हैं आपके हिसार कृषि विश्वविद्यालय से, हिसार सफेदा है, हिसार सुरखा है, कुछ प्रजातियां बंगलौर से निकली हैं, अर्का किरण करके हैं, कई वैरायटियां इस तरह के जो कि फलों के अंदर इसके लाल रंग होता है, जैसे ललित वैरायटी है इसके अंदर का रंग लाल होता है। इस तरह की किस्मों का चयन करें। यदि अमरूद का किस्म करते हैं, आंवला का है जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अन्य 7 है, इसका नरेंद्र आंवला 7 है, उसका चयन करें। यदि आप बेर की करते हैं तो बहुत सारी प्रजातियां बेर में है, जैसे सेब है, गोला है, एप्पल बेर है, बहुत सारी वैरायटियां निकली हुई हैं। बेल में यदि बात करें तो नरेंद्र बेल के अलावा 2 प्रजातियां आपकी आई हैं, CSS बेल 1 है, CSS बेल 2 है, कुछ प्रजातियां आपकी वहाँ बीकानेर की हैं, उनकी प्रजातियों को लगा सकते हैं। तो इस तरह से नई किस्में काफ़ी आ चुकी हैं जिसको किसान भाई लगा करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं छोकर सर से। सर, अब क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, तो आप हमारे दर्शकों को चलते चलते कुछ जानकारी और देना चाहेंगे गेहूँ के बारे में? देखिए, उन्नत किस्मों की बात होगी, लेकिन अब जैसे बिजाई का समय है, खासकर अगर हम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लें, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के सामने है, वो है खरपतवार नियंत्रण। खासकर जहाँ कुछ खरपतवार में प्रतिरोधकता है, खासकर अगर हम मंडूसी कणकी में लें तो इसमें काफी जो शाकनाशी है उनके प्रति प्रतिरोधकता है, बहु शाकनाशी प्रतिरोधक। आपके पास बाथू है, बाथू में शाकनाशी प्रतिरोधकता है, जंगली पालक में है। तो उन किसान भाई को चाहेंगे कि क्योंकि इनका नियंत्रण हमें बिजाई के समय से ही करना होगा। जिन क्षेत्रों में खासकर मंडूसी में बहु शाकनाशी प्रतिरोधकता है, तो वहाँ किसान भाई के पास जो अभी बिजाई के समय जो उनके पास ऑप्शन रहेगा वो है एक नई शाकनाशी है पायरोक्सासल्फोन, जो इसकी उत्पाद मात्रा 60 ग्राम प्रति एकड़ है। इसके अकेले भी यूज कर सकते हैं या कुछ चौड़े पत्ते की समस्या है जैसे जंगली पालक की समस्या है या बाथू की समस्या है, तो किसान भाई अगर इसमें पेंडिमेथिलीन है उसकी उत्पाद मात्रा 1.5 से 2 लीटर भी अगर किसान भाई जो पायरोक्सासल्फोन मैंने बताई है, पायरोक्सासल्फोन 2-3 नाम से बाजार में उपलब्ध है, अवकीरा, जिडवा, मोमीजी। तो ये 60 ग्राम इसकी और पेंडिमेथिलीन की 1.5 से 2 लीटर अगर मिला के डाल देते हैं तो चौड़े पत्ते की समस्या। ठीक है सर, और बिल्कुल खरपतवार नियंत्रण भी किस तरीके से किया जाए ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो खरपतवार नियंत्रण ठीक से नहीं होता है तो उससे जो हमारी मुख्य फसल है उस पर बहुत विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि जानते हैं आपके खरपतवार जो हमारी मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं और सारे पोषक तत्व जो है वो बढ़ जाते हैं। इससे हमारी जो मुख्य फसल है उसको काफी नुकसान हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, उनके सवालों के जवाब के लिए शुक्रिया सर। अब अंत में आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी, एक कॉलर हैं उनका पहले हम सवाल ले लेते हैं। जी जी, हेलो हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि जब नर्सरी हमारी मान लीजिए तैयार हो गया, प्रत्यारोपित करते हुए क्या करना चाहिए? प्रत्यारोपित करते समय आप किस फल की नर्सरी लगाए हैं इसका ख्याल करें, और उसके लिए जो है आपका हर फल के लिए अलग अलग दूरी निश्चित की गई है। तो पहले आप गड्ढा खुदवाएं, तो उस दूरी पर जैसे आम का है हम लोग कहते हैं तो 6 बाई 6 मीटर पर करवाएं। यदि आप हमारी वैरायटी अरुणिमा, सूर्या ये सब लगाते हैं तो गुआवा पे लगाते हैं तो 6 बाई 6 मीटर कराएं। आजकल हाई डेंसिटी की बात हो रही, तो हाई डेंसिटी में हम लोग कहते हैं कि हमारी 5 बाई 5 पे करा लें, जैसे अम्रपाली क्या है उसको 5 बाई 5 पे करें। गुआवा के केस में आप 3 बाई 3 मीटर पे करें। पपीता के केस में जो है आप 1.5 इंटू 1.5 मीटर पे करें। इसके केस में, केला के केस में जो है आप 1.8 मीटर पे। तो इस तरह से किसान भाई जो है अपने पौधों को रोपण कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारी जानकारियां आज हमने यहाँ पर हासिल की, गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में, कैसे बुआई करें, और फल वृक्षों की नर्सरी के बारे में भी हमने जाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आप इस स्टूडियो में आए, आपने समय निकाला और हमारे किसानों को, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उनके सवालों के जवाब भी दिए। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या है आइए डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय है पशुपालन में भारत सरकार की योजनाएं
और साथ ही हम बात करेंगे मुर्गी पालन के बारे में। इन दोनों विषय पर हम कल अपने मेहमानों के साथ होंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी ऑप्शन है आपके सामने। हेलो किसान DD लाइव ये हमारा फेसबुक आईडी है, hello.kisan ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है और हेलो किसान DD ये हमारा ट्विटर आईडी है। तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं और हमें फॉलो कर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। हमारा कॉल सेंटर नंबर भी आप नोट कर लें, DD किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करें जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और जाते जाते आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। ये QR कोड है जिसे आप स्कैन करके हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर हेलो किसान के पुराने एपिसोड, आज के एपिसोड को अगर आप शुरुआत से नहीं देख पाए तो उसे भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उनसे आप जरूर लाभ लेंगे। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।